हेलो। स्वागत है दोस्तों आपका आपके चैनल द परमा एजुज्ञान। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी तरह से चल रही होगी। दोस्तों अभी हम लोग बीएड सेकेंड सेमेस्टर सॉरी थर्ड सेमेस्टर के एमसीक्यूज कर रहे हैं जो कि सेकेंड ईयर के होते हैं। ठीक है। और वो एमसीक्यूज किसके होंगे? वो होंगे आपके विद्यालय प्रशासन एवं प्रबंधन के BD 302 के। इसके ही हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इसमें 4 यूनिट्स हैं। अगर आपने वो 2 यूनिट्स नहीं देखे हैं तो आप उन 2 यूनिट्स को देख लीजिए। यूनिट 1 था कॉन्सेप्ट ऑफ स्कूल मैनेजमेंट और यूनिट सेकंड था अप्रोच फॉर स्कूल मैनेजमेंट। ठीक है। इसमें हम लोगों ने 2 यूनिट्स कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि जो बची हुई आपकी 2 यूनिट्स हैं वो हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो इसमें हम लोग यूनिट नंबर थर्ड कंप्लीट करते हैं। इसके बाद फिर हम लोग यूनिट नंबर फोर्थ कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो आप सभी लोगों से कहूँगा जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम्स करीब आ गए हैं और उन लोगों को भी इससे बहुत हेल्प हो पाएगी। और अगर आप लोग इस एमसीक्यूज़ की पीडीएफ चाहते हैं तो जैसे ही इसका लास्ट वीडियो आपके पास आएगा आपको वो पीडीएफ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। अब टेलीग्राम में वो पीडीएफ मिलेगी कैसे? इसी चैनल के अबाउट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया होगा। उससे आप क्या करेंगे, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और आपको वो पीडीएफ मिल जाएगी। अभी मैंने आज ही पेपर 1 की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर दी है क्योंकि वो सभी वीडियोस कंप्लीट हो चुकी हैं। जैसे ही हर पेपर की एमसीक्यूज कंप्लीट हो जाया करेंगे उसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा। तो संभवतः आज ही इस पेपर की भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग इकाई नंबर यूनिट नंबर थर्ड के एमसीक्यूज। तो यूनिट थर्ड क्या है? शैक्षिक प्रशासन की अवधारणा है। ठीक है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, पुस्तकालय विद्यालय का होता है। तो पुस्तकालय विद्यालय का क्या होता है? पुस्तकालय जो विद्यालय का होता है वह होता है हृदय। क्या होता है? हृदय होता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया गया है, जिस स्कूल में विद्यार्थियों को बदलती हुई दुनिया के लिए तैयार करना है उस स्कूल का पुस्तकालय एक सजीव कार्यशाला होना चाहिए। यह किसका कथन है? यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है डॉक्टर रंगानाथन ने। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर थर्ड दिया गया है, डेस्क की ऊपरी सतह का ढाल आगे की ओर और कितने प्रतिशत होना चाहिए? यहाँ पे ऑप्शन भी दिए गए हैं। आपके देखिए कौन कौन से ऑप्शन दिया गया है। एक तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है 25 अंश का होना चाहिए, ऑप्शन बी 45 अंश, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी 15 अंश। तो जो करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों वह है आपका ऑप्शन नंबर डी 15 अंश का। ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कह रहा है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। यह किसने बोला है? यह जो बोला है डॉक्टर SN मुखर्जी जी ने। ठीक है। ये किसका कथन है? SN मुखर्जी जी का कथन है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, अशुद्ध अभिलेख अनुपयोगी से भी बुरे हैं क्योंकि अभिलेख उन व्यक्तियों की ईमानदारी की परीक्षा करते हैं जिन्हें उनकी व्यवस्था करनी होती है। यह किसका कथन है? यह जो कथन है डॉक्टर सिद्धा लिगाया का है। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, लॉग बुक क्या होती है? तो लॉग बुक जो होता है वह घटनाओं का एक अभिलेख होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। आपने बीएड में यह चीज पढ़ी होगी। क्वेश्चन 7 दिया गया है, हेल्थ अंग्रेजी का शब्द किस शब्द से बना है? जो हेल्थ है अंग्रेजी का वो किस शब्द से बना है? वो जो बना है हेल से। ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य की पूर्ण शारीरिक मानसिक एवं सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, केवल लोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। तो यह बात कहाँ से आई है? यह बात आई है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम क्या बोलते हैं? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, हे स्वास्थ्य तुम अमीर के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो। यह किसका कथन है? यह जो कथन है यह है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, वेन जॉनसन का कथन है।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। या कहावत कहाँ की है? या जो कहावत है या अरब की है। क्या कहावत है? कि जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। तो यह आप अपने ऊपर भी लागू करिए। क्या? कि आप स्वस्थ रहिए और आपके पास आशा रहेगी, और आशा रहेगी तब आपके पास सब कुछ होगा। निराश बिल्कुल भी मत होइए, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी तरह से आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन करिए। बहुत समय है, एक पेपर आपका होने वाला है, उसके बाद के पेपर्स के लिए आपके पास समय है। बार बार इन वीडियोस को देखते रहिए और उम्मीद करिए आपको ये क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है, ये किस आयोग का कथन है? या जो है माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। कल मैंने आप लोगों से बोला था कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के बारे में तनिक पढ़ लीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके इस पेपर के लिए बन रहे हैं। तो आपका एक टॉपिक है सिर्फ माध्यमिक शिक्षा आयोग पढ़ लीजिए। मानव संसाधन विकास मंत्रालय आपसे मैंने बताया था, MOE, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य शिक्षा देते समय किस बात का ध्यान रखना चाहिए? चलिए देखते हैं। एक तो दिया गया है, छात्रों में को सामयिक एवं डॉक्टरी गहन परीक्षा, प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा, और सी दिया गया खेल कूद व योगदान का प्रशिक्षण। तो जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन नंबर डी, यह सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। ये बिल्कुल सही बात है। क्या बात बोली गई है? और ये बोली किसने? क्या बात बोली है? मॉन्टेग्यू ने। किसने बोली है? मॉन्टेग्यू। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 14 दिया गया है, खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं वरन अच्छी तरह लड़ना है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोली है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे जो है करेक्ट है। क्या है? वैरन डी कावरटन। वैरन डी कावरटन। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो है यह हुई है यूनानी भाषा से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है यह करेक्ट है, यूनानी भाषा से यह हुई है। क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे सेम क्वेश्चन इधर दे दिया गया है। तो शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, ठीक है। ये दो चीजें दी गई, इसको आप बड़े समझ के साथ याद रखिएगा। एक तो यहाँ पे दिया गया है कि हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो भाषा जो है वह यूनानी है, ठीक है। अगर भाषा की बात करें तो वह यूनानी है, ठीक है। और अगर यह बात पूछे हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है, भाषा यूनानी है और शब्द वह क्या है? शब्द जो है हाइजिया है, ठीक है। क्या शब्द है? वह है हाइजिया। ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछ ले हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, तो यूनानी भाषा से हुई है। किस शब्द से हुई है? तो हाइजिया शब्द से हुई है। क्वेश्चन नंबर 17, उन तोदर कॉन्वेक्स तल के चश्मे का प्रयोग होता है, तो किसके लिए होता है? वह होता है दूरदृष्टि रोग के लिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है, वधिरता हेतु कौन सा परीक्षण किया जाता है? वधिरता हेतु जो है हल्की ध्वनि का परीक्षण किया जाता है, नाड़ी द्वारा परीक्षण किया जाता है, ट्यूनिंग द्वारा परीक्षण किया जाता है, और यह सभी किए जाते हैं। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 दिया गया है, मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का अभिप्राय है। मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का क्या अभिप्राय है? देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं। संवेगात्मक दृष्टि स्थिर होना, ऑप्शन बी परिपक्वता पाया जाना, ऑप्शन सी वास्तविकता के धरातल पर निर्णय लेते हैं, और यह सभी। तो जो बात है यहाँ पे यह सभी बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 20,
चिकित्सकों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु में छात्रों को नींद लेनी चाहिए। कितनी नींद लेनी चाहिए? तो हम देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, 9 घंटे लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा संगठन शिक्षा नियोजनों तथा प्रशासकों को परीक्षण देता है? और जो देता है वह है ऑप्शन नंबर बी, नीपा। ठीक है, अब इसकी फुल फॉर्म आप लोग याद कर लीजिए, जो भी होती है। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म के लिए मैंने आपसे पूछा था, आपको कमेंट करके बताना है कि एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है और ये कब इस्टेब्लिश हुई थी, इसकी स्थापना कब हुई थी, ये आपको पता होना चाहिए। ऐसे ही एससीईआरटी की भी आप फुल फॉर्म याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 22 आ जाता है, निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो निरीक्षण का जो मुख्य उद्देश्य है, विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन लाना। विद्यालय में सुधारात्मक परिवर्तन जो है, यह निरीक्षण का जो है मुख्य उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, कुशल विद्यालय प्रशासन निर्भर करता है। तो कुशल विद्यालय प्रशासन किस पर निर्भर करता है? या जो निर्भर करता है प्रबंधन समिति पर करता है। ठीक है, जितनी अच्छी समिति होगी उतना ही विद्यालय में कुशल प्रशासन भी होगा। क्वेश्चन 24 दिया गया है, अनुशासन का कौन सा नकारात्मक साधन है? अनुशासन का जो कौन सा नकारात्मक साधन है देखते हैं। एक तो दिया गया है नैतिक शिक्षा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी स्व अनुशासन, ऑप्शन सी बाह्य तत्वों पर नियंत्रण और ऑप्शन डी अवरोध। तो जो करेक्ट ऑप्शन है मित्रों, यहाँ पे जो नकारात्मक है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 25 दिया गया है, कौन सी पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया तर्क शक्ति का विकास करती है? वह जो करती है तर्क शक्ति का विकास करती है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे, वाद विवाद। यहाँ पे आपकी तर्क शक्ति जो है विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय के अभिलेखों का मुख्य उद्देश्य होता है। तो क्या होता है? वह जो होता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया, आवश्यक सूचनाओं का रखाव। क्या? अभिलेखों का मतलब भी यही होता है, जो आवश्यक वो सूचनाएं होती हैं उनको एक जगह पे रखना। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? अब देखिए, जैसे पहले हाइजीन किस भाषा से था? यूनानी भाषा से। ठीक है, इसी तरह आपको याद रखना है। तो यहाँ पे क्या दिया गया, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो जो भाषा है वह है लैटिन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 28, शिक्षा को समवर्ती सूची में सन में रखा गया, तो वह सन कौन सा है? वह सन है 1976, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 29, विद्यालय में प्रशासन तंत्र की आधारशिला कौन होता है? क्या? विद्यालय में प्रशासन तंत्र की आधारशिला कौन होता है? तो प्रधानाचार्य होता है। कल भी इनके बारे में पढ़ा था। ठीक है, ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका पेपर ही विद्यालय प्रशासन के बारे में ही है, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 30 दिया गया है, शिक्षकों की त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है? त्रिमुखी लाभ योजना से क्या अभिप्राय है? यह कल आया था प्रश्न। पेंशन है, जीवन बीमा है और प्रोविडेंट फंड है, जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 31 दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सी पाठ्यक्रम संबंधी क्रिया नहीं है? पाठ्यक्रम संबंधी जो क्रिया नहीं है उसको देखते हैं। ऑप्शन ए दिया गया है छात्रों का प्रवेश, ऑप्शन बी समय तालिका का निर्माण, ऑप्शन सी पाठ्य पुस्तक का चयन। तो यह है सभी हैं। जो छात्र परिषद है यह नहीं है। ठीक है, कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर डी जो है यह नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 32 दिया गया है, कल के विश्व को कौन चलाता है? कल के विश्व को जो चलाता है वह होता है शिक्षक, ऑप्शन नंबर ई यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 33, निर्जीव शिक्षक का अर्थ है क्या? निर्जीव शिक्षक का अर्थ है निर्जीव कक्षा और सजीव शिक्षक का अर्थ है सजीव कक्षा। तो यह बात किसने बोली है? यह बात बोलने वाले हैं WM रायवर्न। ठीक है, इस बात को याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट हो सकता है ये आ भी जाए, इसमें से कुछ भी आ सकता है, तो आपको बड़े ध्यान से इन सभी चीज़ों को पढ़ना है। क्वेश्चन 34 दिया गया है, विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला क्या होती है? तो विद्यालय की बौद्धिक प्रयोगशाला जो हम बोलते हैं पुस्तकालय को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? पुस्तकालय को बोलते हैं।
ठीक है, मैंने अभी आप लोगों से बोला था कुछ फुल फॉर्म्स आप याद कर लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन आ ही सकते हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं? देखिए मैं बार बार इन चीज़ों को बोलता हूँ, ये आती ही आती हैं। एक तो हो गई आपकी NCERT, फिर NEP याद पर पढ़ लीजिए, MOE पढ़ लीजिए। ठीक है, MOE क्या होती है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, जो कि पहले MHRD हुआ करती थी। ठीक है, आपको NCERT कब इस्टेब्लिश हुई है इसके बारे में भी पता होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आप इन चीज़ों को जरूर पढ़ के जाइए। क्वेश्चन नंबर 35, एडगर जी जॉनस्टन तथा रोलैंड सी फ्रांस ने पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो इन्होंने जो इसको विभाजित किया है वह है 11, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 36, किशोरावस्था में नींद की औसत मात्रा होनी चाहिए कितनी किशोरावस्था में? तो ऑप्शन नंबर दिया गया है डी, 6 घंटे होनी चाहिए। क्वेश्चन 37, कच्ची टूट अस्थि भंग संबंधित है, या जो संबंधित है यह है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है, बेरी बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी बेरी जो है विटामिन वी की कमी से होता है। ठीक है, और विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखिए किस तरह से भी पढ़ा करिए, जैसे यहाँ पे सभी ऑप्शन दिए गए, इन सभी के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए। विटामिन सी किस में होता है, विटामिन ए किस में होता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन से रोग होते हैं, तो यहीं पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन के आंसर मिल जाया करेंगे। क्वेश्चन 39, शैक्षिक प्रशासन संबंधित है। शैक्षिक प्रशासन किससे संबंधित है? शैक्षिक प्रशासन जो है विद्यालय प्रबंधन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 40 दिया गया है, शैक्षिक प्रशासन है, शैक्षिक प्रशासन क्या है? अच्छा सलाहकार है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है। क्वेश्चन 41, शिक्षा में जनतांत्रिक प्रशासन का मुख्य सिद्धांत है क्या? शिक्षा में जनतांत्रिक प्रशासन का मुख्य सिद्धांत क्या है? उत्तरदायित्व में साझेदारी। जो जनतांत्रिक में है, उत्तरदायित्व में साझेदारी है। क्वेश्चन नंबर 42, प्रशासन समस्त मानव जीवन का एक समन्वित अंग है। प्रशासन जो है क्या है? समस्त मानव जीवन का एक समन्वित अंग है, और वह प्रत्येक संगठन पर नियंत्रण रखता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है SN मुखर्जी का है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 43 दिया गया है, कार्यालय विद्यालय का नाड़ी संस्थान है। यह बात किसने बोली है? इससे पहले अभी प्रश्न आया है, डॉक्टर SN मुखर्जी जी ने बोली है। कथन किसका है? SN मुखर्जी जी का। क्वेश्चन 44, कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है, तो कार्बोहाइड्रेट में पाया जाता है कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, यह सभी पाए जाते हैं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 45, प्राथमिक सहायता केंद्र पहली बार प्रारंभ होता है, तो यह कहाँ प्रारंभ होता है? यह होता है इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 46 दिया गया है, अंधापन किसकी कमी के कारण होता है? अंधापन जो यहाँ पे दिया गया है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। क्वेश्चन 47 दिया गया है, स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। किसका है? माध्यमिक शिक्षा आयोग का है। अब आपसे देखिए यहाँ पे बार बार ये ऑप्शन में आ ही रहा है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब ये आपको ये पता होना चाहिए अब इसका नाम क्या है। ठीक है, यहाँ से प्रश्न जरूर आएंगे। NCERT, SCERT, डायट, ठीक है, DIOS, इन सभी की फुल फॉर्म्स आपसे पूछी जा सकती हैं, क्योंकि अभी ये आपको विद्यालय से रिलेटेड ये सारी चीज़ें हैं, तो बेसिक चीज़ें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। बार बार इन चीज़ों को मैं आपसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चन 48 दिया गया है, नियोजन, संगठन, निर्देशन, समन्वय और नियंत्रण शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया से संबंधित है। यह बात किसने बोली है? यह बात बोलने वाले हैं JB सियर साहब। कौन है? JB सियर साहब, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 49, उत्तर प्रदेश सरकार ने 10+2+3 शिक्षा संरचना को कब लागू किया था? तो उन्होंने लागू किया था 1982 में। अच्छा, अभी की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसमें कैसी संरचना है, ठीक है, ये आप करो
कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अब वो यह प्रश्न 100% इसके चांसेस हैं कि यह आ जाए। तो कैसी संरचना है आप लोग मुझे बताइए, जो बताएगा उसका नेक्स्ट वीडियो में मैं नाम लूँगा और उसका कमेंट भी मेंशन करूँगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया है, देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध है। तो देशव्यापी कक्षा कक्ष का संबंध किससे है? दूरदर्शन से है। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन देखिए, एनसीटी फिर से आ गया। एनसीटी ये सब ऐसे प्रश्न आते ही रहेंगे। देखिए यहाँ पे इस चीज को पूछा भी गया है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद, ठीक है, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन विधेयक संसद द्वारा किस वर्ष में पारित हुआ? तो यह हुआ है 1993 में। ठीक है। ऐसे ही एनसीईआरटी 1961, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन 52, राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य के शिक्षा विभाग का प्रशासकीय अध्यक्ष होता है शिक्षा निदेशक होता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 53, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का किससे संबंध है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का जो संबंध है प्राथमिक शिक्षा से है, और आपको पता होना चाहिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब स्टार्ट हुआ था और क्यों। क्वेश्चन 54, शिक्षा में जनतंत्र का क्या अर्थ है? शिक्षा में जो जनतंत्र का अर्थ है वह है बिना भेदभाव के स्वयं विकास का अवसर देना। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 55, जो व्यक्तित्व व्यक्ति के लिए है वह संगठन वातावरण संगठन के लिए होता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है हॉलपिन महोदय का है। किसका है? हॉलपिन साहब का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 56 दिया गया है, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री जो थे मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। और अभी के शिक्षा मंत्री कौन है? ये आपको पता होना चाहिए। देखिए वही प्रश्न आने लगे जो मैं अभी आपको बोल ही रहा था कल से, कल वाली वीडियो में बोला, आज भी बोला। वही प्रश्न आने लगे। आपको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के बारे में पता होना चाहिए। अभी एजुकेशन मिनिस्टर कौन है यह भी पता होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन 57 आ गया, जो कि मैं आपसे कह रहा था फिर से कि एनसीईआरटी की स्थापना कब हुई? एनसीईआरटी की स्थापना जो हुई है 1961 में हुई है। कब हुई है? 1961 में। ठीक है। ये बहुत ही अच्छे प्रश्न, ये प्रश्न आ सकते हैं। फुल फॉर्म मैंने आपसे कई बार बोला है, बार बार उसी चीज को बोल रहा हूँ। ये आपको पता हुई होनी चाहिए। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है। एनसीटीई की फुल फॉर्म क्या है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ है। क्वेश्चन 58, विश्वविद्यालयों के उपकुलपति वीसी को नियुक्त कौन करता है? उनको जो नियुक्त करते हैं वो राज्यपाल साहब। ऑप्शन नंबर सी। अब ये देखिए यहाँ पे प्रश्न फिर से आ गया, एनसीईआरटी का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कार्य होता है शिक्षण, अनुसंधान, कार्य प्रकाशक और छात्रवृत्तियां वितरित करना। ये जो है एनसीईआरटी का मुख्य काम होता है। क्वेश्चन नंबर 60 दिया गया है, एक घड़ी में जो स्थान स्प्रिंग का है और मशीन में जो स्थान व्हील का है, या पानी में जो जो या पानी के जहाज में इंजन का है, वही स्थान विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। बहुत बड़ी बात है। तो ये किसने बात बोली है? ये बात बोली है पीसी रेन जी ने बोली है। क्वेश्चन 61, समस्त बातों को ध्यान में रखकर मैं इस परिणाम पर पहुंचता हूं कि अध्यापक शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। यह विचार किसका है? यह विचार जो है यह है जे.एफ. ब्राउन का है। किसका है? जे.एफ. ब्राउन साहब का। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 62 दिया गया है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई? तो यह किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो यह किया गया था विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर। ठीक है। और ये क्या होता है? यूजीसी। ठीक है। यूजीसी की भी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। विश्वविद्यालय अनुदान की स्थापना कब होती है? तो 1953 में होती है। क्वेश्चन 64, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था का रूप कब प्रदान हुआ? तो इसको जो प्रदान हुआ 1956 में प्रदान होता है। क्वेश्चन नंबर 65 दिया गया है, इस समय 2001 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के चेयरमैन है। तो वह कौन है? जब ये था तो उस समय डॉक्टर हरि गौतम। अभी कौन है ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन 66, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद
की स्थापना कब हुई, ये वही है क्या है। अब मैं उसका नाम लिख के ही बता देता हूँ आपको, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे कौन है। NCERT क्या है, NCERT। ये सितंबर 1961 में स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 67, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान NIE स्थित है, तो ये कहाँ स्थित है, यह जो है नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 68, भारत में कितने क्षेत्रीय शिक्षा कॉलेज हैं, RCE। ऑप्शन नंबर ए, ये देखिए बुक जब बनी होगी तब के होंगे, आप करंट में जो हैं उनको गूगल करके आप पढ़ लीजिए करंट में RCE कितने हैं। जितने भी होते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी दे दूंगा, ठीक है। अगर यही करेक्ट होगा तो इसको भी बता दूंगा कितने होते हैं, आप भी इसको कमेंट करके बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 दिया गया है, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद AICTE की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, तो वह समिति थी सरदार समिति। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 90 दिया गया है, निम्न में से केंद्रीय विद्यालय कौन सा है, तो जिसमें केंद्रीय विद्यालय कौन सा है, देखिए ऑप्शन नंबर पहले ए दिया गया है लखनऊ विश्वविद्यालय, नहीं। फिर साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय मदुरई, और हैदराबाद विश्वविद्यालय हैदराबाद। तो इसमें क्या दिया, निम्न में से केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन से हैं, तो जो केंद्रीय है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद विश्वविद्यालय। क्वेश्चन 71, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम संख्या 52 कब लागू हुआ, तो ये लागू हुआ था मार्च 1988 में लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 72 दिया गया है, राज्य शिक्षक प्रशिक्षण मंडल मध्य प्रदेश भोपाल की स्थापना कब होती है, ये तो ये स्थापित होती है अप्रैल 1967 में इसकी स्थापना होती है। क्वेश्चन 73 दिया गया है, मध्य प्रदेश राज्य पाठ्य पुस्तक रचना एवं शैक्षिक अनुसंधान निगम की स्थापना कब होती है, तो 1966 में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 74 दिया गया है, राजस्थान में शिक्षा निदेशालय हैं कितने हैं, तो राजस्थान में जो है 3 है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 75 दिया गया है, राजस्थान में राज्य शिक्षा संस्थान SIE की स्थापना कब होती है, 1963 में होती है। क्वेश्चन नंबर 76 दिया गया है, राजस्थान में राज्य मूल्यांकन यूनिट कहाँ पे स्थित है, तो यह जो स्थित है यह है ऑप्शन नंबर बी, बीकानेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका। क्वेश्चन 77, राजस्थान में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ठीक है, तो यह है ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 78, राजस्थान में खुला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो यह है ऑप्शन नंबर सी, कोटा में। तो यही सेम चीजें आप यूपी के बारे में भी आप ऐसे ही पढ़ लीजिए। क्वेश्चन 79, विद्यालय संगठन के मूलभूत सिद्धांत हैं, तो मूलभूत सिद्धांत कौन कौन से हमको देखिए देखते हैं। एक तो होता है लोच का सिद्धांत, फिर है लोकतंत्रीय सिद्धांत, ऑप्शन सी दिया गया है उपलब्ध साधनों के अधिकतम उपयोग का सिद्धांत, तो यह सभी होने चाहिए। तो इसलिए 79 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। क्वेश्चन नंबर 80 दिया गया है, विद्यालय संगठन का उद्देश्य है, तो विद्यालय संगठन का क्या उद्देश्य है, तो विद्यालय संगठन का जो उद्देश्य होता है वो ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, बालकों का सर्वांगीण विकास करना। ये जो है विद्यालय संगठन का मुख्य उद्देश्य होता है, यहाँ पे बालकों का सर्वांगीण विकास करना होता है। क्वेश्चन 81 दिया गया है, विद्यालय प्रशासन के कार्य को बांटा जाता है तो किस तरह से, एक तो प्रशासकीय कार्य में बांटा जाता है और दूसरा नीति निर्धारण संबंधी कार्य में बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी, यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा, जिसमें कि ए और बी दोनों है। क्वेश्चन 82 दिया गया है, प्रधानाचार्य के विषय में कौन सा कथन यहाँ पे गलत है, तो आपको ध्यान देना है। एक तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन दिया गया है, प्रधानाचार्य विद्यालय का नेता होता है, सही है। घड़ी में स्प्रिंग का जो स्थान है वही विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। प्रधानाध्यापक समाज का शैक्षिक नेता होता है, कक्षा शिक्षण के प्रति वह अनुत्तरदायी होता है, तो अनुत्तरदायी तो यहाँ पे बात ही गलत हो गई। तो इस हिसाब से तो जो सही ऑप्शन कौन हो जाएगा, यहाँ पे बोला कौन सा गलत है, तो गलत यही है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 83 दिया गया है, प्रधानाध्यापक का प्रशासनिक दायित्व है, तो उसका प्रशासनिक दायित्व क्या होता है, प्रबंधन समिति से अच्छे संबंध कायम करना, तो प्रधानाध्यापक का ये मेन दायित्व होता है, ऑप्शन नंबर ए।
क्वेश्चन 84 दिया गया है, विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है। तो क्या होता है, एक तो विद्यालय का भी नेता होता है और समाज का भी नेता होता है। इस हिसाब से विद्यालय का प्रधानाध्यापक ऑप्शन नंबर सी के साथ यहाँ पे जाएगा। क्वेश्चन 85 दिया गया है, प्रधानाध्यापक का कार्य है। तो क्या कार्य है, नियोजन करना भी उसका कार्य है, शिक्षण कार्य भी करता है, अनुशासन की स्थापना भी करता है। इस हिसाब से जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मित्रों, वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86 दिया गया है, प्रधानाध्यापक के परिनिरीक्षण कार्य में शामिल है। तो क्या शामिल है, देखिए इसको देखते हैं। एक तो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है, शिक्षण कार्य का निरीक्षण शामिल होता है। ऑप्शन बी दिया गया है, कार्यालय कार्य का निरीक्षण शामिल होता है। और ऑप्शन सी, मूल्यांकन भी शामिल होता है। इसलिए यह सभी इसके ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 87 दिया गया है, प्रधानाध्यापक के गुण है। तो कौन कौन से गुण है, एक तो उसमें नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, दूसरा व्यवहार कुशलता भी होनी चाहिए। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाए क्योंकि ये दोनों गुण उसमें होते हैं। 88 दिया गया है, प्रधानाध्यापक में कौन से गुण होने चाहिए। एक तो देखिए यहाँ पे व्यक्तिक गुण दिया गया है, दूसरा फिर व्यवसायिक गुण दिया गया है और प्रशासकीय गुण दिया गया है। ये सभी एक प्रधानाध्यापक में होने चाहिए। तो 88 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। इससे पहले भी कुछ दिए गए हैं, देखिए क्या दिए गए, नेतृत्व की क्षमता होनी चाहिए, कुशल व्यवहार होना चाहिए, व्यक्तिक गुण होने चाहिए, व्यावसायिक गुण होने चाहिए और प्रशासनिक गुण भी होने चाहिए। तो ये सभी प्रधानाध्यापक के गुण हैं, इनको याद आप कर लीजिए। क्वेश्चन 89 दिया गया है, अध्यापक राष्ट्र का भाग्य निर्णायक होता है। ये किसका कथन है, या जो कथन है हुमायूं अकबर का है, सॉरी हुमायूं कबीर का है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 90, डॉक्टर एफ एल स्लैप ने शिक्षक के गुणों में किन गुणों को स्थान दिया है। एक तो उन्होंने जीवन शक्ति पर स्थान दिया है, विद्वता और शुभ चिंतन। तो ये सभी हैं आपके ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 91 दिया गया है, ऋणात्मक स्थिति में कुर्सी की स्थिति होती है, कैसी होती है, डिस्क के नीचे होती है, डिस्क के किनारे से कुर्सी का किनारा मिला रहता है, डिस्क के किनारों तथा कुर्सी के किनारों के बीच खाली स्थान रहता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो सही उत्तर है वह है डिस्क के नीचे घुसी होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 92, कुर्सी की सीट की गहराई होनी चाहिए और जो होनी चाहिए 3/8, 3/8 इंच होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 93, कक्षा में सीटों की व्यवस्था की जा सकती है। तो कैसे, इन सभी प्रकार से। वो सभी प्रकार कौन कौन से हैं? देखिए देखते हैं। एक तो क्षैतिज रूप में, फिर शीर्षात्मक रूप में और अर्ध गोलाकार ढंग से। तो 93 का जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 94 दिया गया है, म्यूजियम शब्द की उत्पत्ति यूनानी शब्द म्यूजेज से मानी गई है। तो जिसका अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है कला, संगीत व विज्ञान आदि का प्रतिनिधित्व करने वाली यूनान की देवियां। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 95, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का। क्या, संग्रहालय का अर्थ है महत्वपूर्ण वस्तुओं का। संग्रह कक्ष, प्रदर्शन कक्ष और सूचना कक्ष, इन सभी का संयुक्त रूप होता है। इसलिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन 96 दिया गया है, तकनीकी एवं व्यावसायिक कौशलों के विकास के लिए सबसे उपयुक्त स्थल है। सबसे उपयुक्त स्थल जो है वह है वर्कशॉप या कार्यशाला। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन 97 दिया गया है, प्रयोगशाला द्वारा विषय विशेष के लिए वातावरण तैयार किया जाता है। तो वह वातावरण कैसा होता है, उपयुक्त एवं अनुकूल, व्यवहारिक कार्यों हेतु होता है। ऑप्शन सी दिया गया है, प्रभावी एवं अनुसंधानात्मक प्रवृत्ति के विकास हेतु होता है। जो करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों, वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में सहायक होता है जितने भी दिए गए। अब 98 पे आ जाते हैं, लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। तो लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति जो है लिबरल, लिबरलीज, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है, लैटिन शब्द से ही हुई है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन 99, पुस्तकालय के
अधिकाधिक उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु कौन से कदम उठाए जाएं? तो इसमें देखिए कौन-कौन से कदम है उनको तो पढ़ते हैं। एक तो पुस्तकालय दिवस मनाया जाए। ऑप्शन बी, पुस्तकों की विषय अनुसार प्रदर्शनी लगाई जाए। ऑप्शन सी, सूचना पट पर पुस्तकों के मुख्य पत्र पुनर्निरीक्षण अध्ययन सामग्री की सूची प्रस्तुत की जाए। तो यह सभी होने चाहिए, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 दिया गया है, पुस्तकालय अध्यक्ष के गुण होने चाहिए या में गुण होने चाहिए। तो कैसे होने चाहिए? एक तो चातुर्य होना चाहिए, मिलनसार होना चाहिए, उत्साहवर्धक भी होना चाहिए। तो 100 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। आपने इस यूनिट के 100 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। रिपीट मोड में इनको आप एक बार फिर से देखिए, तो आप समझ पाएंगे जो आपने अभी पढ़ा है दोबारा से आपको वो रिकॉल हो जाएगा। ठीक है, छोटे छोटे चंक्स में इनको आप पढ़ते रहिए। ठीक है, 100 पढ़िए, फिर दोबारा से 100 पढ़िए। उसके बाद जब आप आगे के 101 से स्टार्ट करते हैं, फिर से आप एक बार 1 से लेके फिर जब जैसे ये पूरा कंप्लीट होता है उसको पढ़ लीजिए, इससे कि आपको ये अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। ठीक है, आप लोगों से यही कहूँगा, जिन लोगों ने इसको नहीं सब्सक्राइब किया प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें। और अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, अभी तक जिन लोगों ने नहीं टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे ये वीडियो खत्म होते ही इसके चारों यूनिट्स आपको पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगी। पेपर 1 की पीडीएफ मैंने वहाँ पे डाल दी है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 101 पे। छात्रालय अध्यक्ष में गुण होने चाहिए, तो कैसे होने चाहिए? देखिए यहाँ पे भी दिया गया, एक कुशल संगठनकर्ता होना चाहिए, न्यायप्रियता होना चाहिए, नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। तो जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी हो जाएंगे। 101 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 102 दिया गया है, छात्रालय में निम्न में से कौन से रजिस्टर होने चाहिए? तो निम्न में जो कौन कौन से रजिस्टर होने चाहिए? एक तो संपत्ति रजिस्टर, कैश बुक, प्रवेश रजिस्टर, और यह सभी होने चाहिए। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे दिया गया है। 103, विद्यालय अभिलेखों का उपयोग होता है, किस लिए होता है? संदर्भ के लिए होता है, निर्देशन के लिए होता है, आयोजन के लिए होता है। तो इन सभी के लिए होता है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 104, सर्विस बुक होती है। सर्विस बुक क्या होती है? कर्मचारी अधिकारी का सेवा अभिलेख होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन 105 दिया गया है, विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा रखा जाता है। तो किसमें लेखा रखा जाता है? वह रखा जाता है विद्यालय कैलेंडर में। क्या? विद्यालय इतिहास से संबंधित सूचनाओं का लेखा किसमें रखा जाता है? विद्यालय कैलेंडर में रखा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106, जनरल लेजर किस प्रकार का अभिलेख है? तो जनरल लेजर जो है क्या एक वित्तीय अभिलेख है। कैसा अभिलेख है? एक वित्तीय अभिलेख है। 107 दिया गया है, पत्र प्राप्ति रजिस्टर है। पत्र प्राप्ति रजिस्टर कैसा है? प्रशासनिक अभिलेख है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन 108, बालक की शारीरिक एवं शैक्षिक उपलब्धियों का लेखा जोखा रखा जाता है। तो उसका जो लेखा जोखा रखा जाता है सचिव अभिलेख में रखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109, कार्यालय को विद्यालय का नाड़ी संस्थान किसने बोला है? यह प्रश्न हम लोगों ने अभी शुरुआत में ही पढ़ा था। यह बोला है रायवर्न ने। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 110, प्रधानाध्यापक को विद्यालय के आंतरिक कार्यक्रमों के संगठन में निम्न में से किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? तो कौन कौन सी बातें हैं उनको देखते हैं। वह जो बातें हैं, एक तो है पाठ्यक्रम संबंधी क्रियाओं का संगठन होना चाहिए, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाओं का संगठन होना चाहिए, और विद्यालय की साज सज्जा की उत्तम व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस हिसाब से इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 111 दिया गया है, पाठ्यक्रम में वे समस्त अनुभव सम्मिलित हैं जिनको बालक विद्यालय के निर्देशन में प्राप्त करते हैं। तो यह किसका कथन है? यह है वॉल्टर सी का। किसका कथन है? वॉल्टर सी का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 112 दिया गया है, पाठ्यक्रम व्यक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रयोगात्मक एवं विविधतापूर्णता होनी चाहिए। क्या विविधतापूर्ण हो? तो यह किसका कथन है? यह दिया गया है एंडरसन एवं ग्रून का। किसका? एंडरसन एवं ग्रून का। 113, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में क्या होना चाहिए? तो विषय केंद्रित पाठ्यक्रम में विषय को आधार बनाया जाता है।
ठीक है, यहाँ पे बात ही वही बोली गई, विषय केंद्रित, तो यहाँ पे विषय को आधार बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 114 दिया गया है, क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में क्या होता है? तो क्रिया प्रधान पाठ्यक्रम में होता है छात्रों की क्रियाओं एवं अनुभवों पर बल दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 115 दिया गया है, कक्षा 6 से 8 तक के पाठ्यक्रम में समाज उपयोगी उत्पादक कार्य को रखने का सुझाव किसने दिया था? तो यह सुझाव जो दिया था राष्ट्रीय पुनर्निरीक्षण समिति या डॉक्टर मेलकम एस समिति, इन्होंने दिया था? नहीं। डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल समिति? जी नहीं। और ऑप्शन सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977। ऑप्शन नंबर सी इन्होंने यहाँ दिया था। 116 दिया गया है, समय तालिका के निर्माण में ध्यान रखना चाहिए। तो समय तालिका के निर्माण में किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक तो सबसे पहले विषयों के क्रम का ध्यान रखना चाहिए, छात्रों की थकावट का और समय चक्र के क्रम का ध्यान रखना चाहिए। तो 116 का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी है। 117 दिया गया, गर्मी के मौसम में विद्यालय 7 बजे से शुरू की जाए। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 118 है, समय तालिका के निर्माण में किस बात का ध्यान रखा जाए? तो वह जो बात है वह है आपका, देखिए, शिक्षकों के हित का ध्यान रखा जाए। ऑप्शन बी, विद्यालय में उपलब्ध सामग्री का ध्यान रखा जाए। ऑप्शन सी, शिक्षा विभागीय नियमों का ध्यान रखा जाए। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपरोक्त तो सभी का ध्यान रखा जाए। ऑप्शन नंबर डी जो है वह करेक्ट है। पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं आधारित है क्रिया के सिद्धांत पर, रुचि के सिद्धांत पर और नियोजन के सिद्धांत पर। तो ये जो है मित्रों, यह है ऑप्शन नंबर डी, इन सभी के सभी पर है, ठीक है, आधारित है। 120 दिया गया है, पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं निम्न में से किसकी पूर्ति में सहायक हैं? तो ये किसकी पूर्ति में सहायक है? एक तो है व्यक्तिक आवश्यकताओं की पूर्ति में, सामाजिक आवश्यकताओं की और किशोरावस्था की आवश्यकताओं की। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है, सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक है। 121 पढ़ते हैं, यहाँ पे दिया गया है पाठ्यक्रम सहभागी क्रियाएं सहायक हैं। तो देखिए ये भी किसमें सहायक है? नैतिक गुण के विकास में, अनुशासन स्थापन करने में और विशेष रुचियों के विकास में। तो इन सभी में है, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 122 दिया गया है, साहित्यिक पाठ्य सहगामी क्रिया है। यह कैसी क्रिया है? श्रमदान, सहकारी दुकान एवं बैंक, वाद विवाद एवं कविता प्रतियोगिताएं और जूनियर रेड क्रॉस। तो ये कैसी है? ऑप्शन नंबर डी के साथ हम लोग यहाँ पे, सॉरी, ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग जाएंगे, वाद विवाद एवं कविताएं, कविता प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 123, विद्यालय पत्रिका का प्रकाशन किस प्रकार की पाठ्य सहभागी क्रिया है? वह जो है शैक्षिक एवं साहित्यिक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। 124 दिया गया है, नागरिक प्रशिक्षण संबंधी पाठ्य सहभागी सहगामी क्रिया है। तो वह कौन सी है? सामूहिक खेल एवं मॉडल संसद। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट है। 125 दिया गया, स्काउटिंग के जन्मदाता कौन थे? तो स्काउटिंग के जन्मदाता हैं आपका ऑप्शन नंबर ए, सर रॉबर्ट वेडल पावेल। तो इसके जन्मदाता कौन है? ऑप्शन नंबर ए, सर रॉबर्ट वेडन पावेल है। क्वेश्चन नंबर 125 का ऑप्शन ए है करेक्ट है। 126, भारत में स्काउटिंग को अपनाया गया। तो भारत में स्काउटिंग को कब अपनाया गया? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे 1911 के साथ, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 127, समाज कल्याण संबंधी क्रियाओं में आते हैं। तो ये सभी आएंगे दोस्तों, देखिए इसमें ऐसे ही दिया गया, एक तो समाज सेवा क्लब, जूनियर रेड क्रॉस एवं प्राथमिक चिकित्सा दल और श्रमदान। तो ये सभी आएंगे, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 128 दिया गया है, मूल्यांकन की सॉरी
प्रविधियां हैं। तो मूल्यांकन की प्रविधियां कैसी होती हैं? एक तो साक्षात्कार एवं प्रश्नावली होती है, अभिलेख होते हैं, निरीक्षण एवं परीक्षा भी होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब मूल्यांकन की बात करिएगा, मैं आपसे एक यहाँ पे बात पूछता हूँ, CCE, ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है ये आपको पता होनी चाहिए। और यहीं पे आप एक चीज़ और पढ़ लीजिए, क्या कि समेटिव असेसमेंट किसको बोलते हैं, ठीक है, और फॉर्मेटिव असेसमेंट किसको बोलते हैं, ये चीज़ आप यहीं पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ से प्रश्न आ सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। 129 दिया गया है, परीक्षा प्रविधि के भेद है। तो परीक्षा प्रविधि के भेद कैसे हैं? ऑप्शन नंबर ए देखिए, मौखिक परीक्षा व प्रयोगात्मक परीक्षा। ऑप्शन बी, कागज पेंसिल परीक्षा। ऑप्शन सी, निबंधात्मक परीक्षा। तो यह सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी के साथ यहाँ पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 130 दिया गया है, वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों के भेद है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा में प्रश्नों के भेद कैसे हैं? एक तो प्रत्यय स्मरण पद या प्रश्न। ऑप्शन बी, अभिसकारात्मक पद या प्रश्न। ऑप्शन सी, निबंधात्मक। तो यहाँ पे जो होते हैं ऑप्शन नंबर ए और बी करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका जो करेक्ट हो जाए, क्योंकि इसमें ये दोनों ऑप्शन दिए गए हैं, ए और बी। 131 दिया गया है, साधारण प्रत्यय स्मरण प्रश्नों द्वारा छात्रों की क्या की जाती है? अब देखिए यहाँ पे दिया गया है, स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। ऑप्शन बी, पहचानने की शक्ति की जाती है। ऑप्शन सी, दो विकल्पों को सही छांटने की जांच की जाती है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, स्मरण शक्ति की जांच की जाती है। 132, बहु विकल्पात्मक प्रश्नों में छात्रों को क्या होता है? सबसे उपयुक्त उत्तर को छांटना होता है, जैसे कि आप लोगों को वहां पे करना होता है। तो वो कैसे होते हैं? विकल्पात्मक प्रश्न आप लोग करते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसमें जो सबसे उपयुक्त आंसर होता है उसको आप वहां से ढूंढ कर टिक करते हैं। क्वेश्चन 133 दिया गया है, वर्तमान परीक्षा पद्धति में सुधार लाने के लिए क्या करना चाहिए? लघु उत्तरात्मक प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाना चाहिए। ऑप्शन बी, उद्देश्य आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को प्रश्न पत्र में स्थान दिया जाए। ऑप्शन सी, सत्रीय कार्य को पर्याप्त महत्वता प्रदान की जाए, या उपयुक्त सभी उपायों को अपनाया जाए। तो जो ऊपर की तीन बातें कही गई हैं सभी सही हैं, इसलिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 134 दिया गया है, परिनिरीक्षण या परिवेक्षण का अर्थ है। तो इसका जो अर्थ है यहाँ पे दिया गया है, क्या? शिक्षक का विकास, बालक की अभिवृद्धि तथा शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का सुधार। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 135 दिया गया है, निरीक्षण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो निरीक्षण के संबंध में जो कथन सत्य है वह है आपका ऑप्शन नंबर बी, त्रुटि निकालने की प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। निरीक्षण का संबंध में ये उत्तर आपका यहाँ पे सही हो जाता है। 136 दिया गया है, पर्यवेक्षण होता है, कैसे होता है? एक उपचारात्मक होता है, नियमित होता है और लोकतंत्रीय होता है। इसलिए जो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, ये सभी प्रकार के होते हैं। 137 दिया गया है, क्या भारत में प्रचलित निरीक्षण पद्धति में निरीक्षक की स्थिति होती है? तो निरीक्षक की स्थिति कैसी होती है? देखिए, एक तो ऑप्शन ए दिया गया सहयोगी नेता की। ऑप्शन बी, अधिनायक की। ऑप्शन सी, हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। बी और सी यहाँ पे सही है, अधिनायक की होती है और हिसाब किताब को देखने वाले के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 138 दिया गया है, प्रचलित निरीक्षण होता है। 138 में क्या दिया गया? प्रचलित निरीक्षण होता है, तो वह कैसा होता है? देखिए, एक तो अनौपचारिक एवं अस्वाभाविक होता है। ऑप्शन बी यहाँ पे ए दिया गया। ऑप्शन बी क्या दिया गया? औपचारिक एवं अस्वाभाविक और अल्पकालिक एवं आधिकारिक। तो जो होता है बी और सी के साथ जाएंगे, कौन कैसा कैसा? औपचारिक एवं अस्वाभाविक और अल्पकालिक एवं आधिकारिक। इस हिसाब से जो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 139, प्रवेक्षण या परिनिरीक्षण का कार्य क्षेत्र है। तो कैसा कार्य क्षेत्र होता है? एक तो सामान्य प्रशासन के साथ जाएंगे, फिर शैक्षिक कार्य होता है, उसके बाद
पर्यवेक्षण एवं अनुसंधान के साथ जाएंगे। 139 का जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 140 दिया गया है पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य है। तो पर्यवेक्षण का मुख्य लक्ष्य कैसा होता है? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 141 दिया गया है पर्यवेक्षण की वैयक्तिक विधि है निर्देशित निरीक्षण, साक्षात्कार, क्रियात्मक अनुसंधान एवं व्यक्तिक रूप में समस्याओं का समाधान। तो ये सभी हैं इसकी जो क्या है व्यक्तिक विधि है। उपर्युक्त सभी जो है आपका ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 142 कल भी इस चीज की बात हुई थी, आपने इसको पढ़ा था जो आपका यूनिट 1 इससे पहले वीडियो उसमें इस चीज को हम लोगों ने पढ़ा था कि डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द से हुई हुई है। तो वह कौन सा है? वह है आपका ऑप्शन नंबर ए। 143 डिसिप्लिन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डिसिप्लिनिया शब्द से हुई है जिसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है अनुशासन, व्यवस्था, नियमन। तो यह सभी होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 144 दिया गया है जिन कार्यों को करने में परिणाम या निष्कर्ष निकलते हैं उन कार्यों को सामाजिक एवं सहयोगी ढंग से करने पर अपने ही ढंग एवं रूप का अनुशासन उत्पन्न होता है। तो यह बात किसने बोली है? क्या बात बोली है? यहाँ पे दिया गया ऑप्शन नंबर डी। किसी ने भी नहीं बोली इनमें से जितने ऑप्शन दिए गए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से किसी ने यह बात नहीं बोली। 145 अनुशासन स्थापन के सकारात्मक साधनों में आते हैं। तो कौन आते हैं? देखिए, एक तो आता है उपयुक्त पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं की व्यवस्था, ऑप्शन बी नैतिक शिक्षा की व्यवस्था, ऑप्शन सी पुरस्कार। 145 का जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर है डी। 146 दिया गया है अनुशासन स्थापन के नकारात्मक साधनों में आते हैं। क्या आते हैं? शिक्षक, अभिभावक, सहयोग, ये तो आएगा जो सही बात है, सकारात्मक है। डांट, फटकार, आर्थिक दंड एवं शारीरिक दंड, तो ये दोनों आएंगे, बी और सी दोनों आएंगे। ठीक है, यहाँ पे नकारात्मक की बात करी गई, इसलिए 146 का जो करेक्ट उत्तर है वह है आपका ऑप्शन नंबर डी। 147 डंडा छूटा बालक बिगड़ा का आधार पर अनुशासन की किस अवधारणा को जन्म मिला? तो वह मिला है दमनात्मक अनुशासन, ऑप्शन नंबर ए। 148 दिया गया है अनुशासन की आधुनिक अवधारणा के समर्थक हैं। तो कौन है? जॉन डीवी, रूसो या पेस्टोलॉजी। ये सभी लोग हैं, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे ये सभी लोग। 149 प्रकृतिवादी विचारक अनुशासन के किस दृष्टिकोण का प्रतिपादन करते हैं? वो जो करते हैं वो मुक्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाइए, जाना पड़ेगा। क्या जो यहाँ पे दिया गया है तो क्या है? मुक्त्यात्मक, ऑप्शन नंबर सी। अब आ जाते हैं, प्रश्न है 150 आदर्शवादी विचारक अनुशासन की किस अवधारणा के समर्थक हैं? वह जो समर्थक हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे, प्रभावात्मक, ऑप्शन नंबर बी प्रभावात्मक। 151 है प्रतिकारात्मक सिद्धांत आधारित है। तो किस पर आधारित है? ईंट का जवाब पत्थर के सिद्धांत पर आधारित है, ऑप्शन नंबर ए। 152 दिया गया है अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक है। तो अनुशासनहीनता का सामाजिक कारक क्या है? आर्थिक विषमता। क्या है? आर्थिक विषमता, ऑप्शन नंबर डी। 153 दिया गया है सामूहिक अनुशासनहीनता का उदाहरण है। तो कैसा उदाहरण है? सामूहिक रूप से प्रदर्शन एवं हड़ताल करना, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 154 दिया गया है विद्यालय संकुल की स्थापना का सुझाव दिया था। तो कब किसने दिया था? जो देने वाले हैं शिक्षा आयोग 1964 से 1966। 155 प्रत्येक विद्यालय संकुल में होंगे। तो क्या होंगे देखिए पढ़ते हैं, 2 माध्यमिक विद्यालय तथा उनके पड़ोस के समस्त अवर एवं उच्च प्राथमिक स्कूल, या ऑप्शन बी दिया गया है 1 माध्यमिक स्कूल तथा उसके पड़ोस के समस्त अवर एवं उच्च प्राथमिक स्कूल। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वही यही है, ऑप्शन नंबर
बी। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 156 पे। विद्यालय गतिशील सामूहिक सामुदायिक केंद्र है और जो चारों ओर जीवन और शक्ति का संचार करता है। यह किसका कथन है? यह है आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जॉन डीवी का यह कथन है। 157 दिया गया है, समुदाय एक प्राथमिक समूह है जिसके जीवन के अनेक कार्य समूह में एक दूसरे के सहयोग से किए जाते हैं। यह कथन किसका है? यह जो कथन है ऑप्शन नंबर है बी, ब्राउनेल का है। किसका है? ब्राउनेल का है। 158 दिया गया है, समुदाय के प्रमुख साधन है। समुदाय के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं? एक तो यह है आपका प्रशासनिक एवं सामाजिक संस्थाएं, ऑप्शन बी औद्योगिक केंद्र, ऑप्शन सी ऐतिहासिक संस्थान, और यह सभी है। 159 समुदाय को विद्यालय के निकट किन साधनों से लाया जा सकता है? तो साधन कौन कौन से हैं देखिए। समुदाय को विद्यालय के निकट, ठीक है, एक तो मेलों उत्सवों आदि का मनाना, ऑप्शन बी समुदाय के सदस्यों को आमंत्रित करना, ऑप्शन सी विद्यालय में सामुदायिक जीवन की विभिन्न क्रियाओं का संगठन। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर है डी, उपर्युक्त सभी के द्वारा यह होता है। 160 दिया गया है, विद्यालय को समुदाय के निकट किन साधनों से ले जाया जा सकता है? तो देखिए ये सभी हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 161 घर वह स्थान है जहाँ पे क्या होता है? बालक के लालन पालन किया जाता है, बालक को स्नेह मिलता है, बालक को प्राथमिक शिक्षा भी प्राप्त होती है। यहाँ पे ये तीनों सही हैं, ठीक है। और जहाँ पे आप बहुत सारी शैतानियाँ भी करते हैं और पेटे भी चढ़ते हैं। 162 विद्यालय घर का सहयोग प्राप्त करता है, कैसे? शिक्षक अभिभावक संघ की स्थापना करके, ऑप्शन बी अभिभावकों को छात्रों के संबंध में आवश्यक सूचना देकर। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सी है, ए और बी दोनों ही है। 163 दिया गया है, संघ भावना के विकास के लिए आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन ए विद्यालय असेंबली का नेता होना, ऑप्शन बी भवन प्रणाली, और ऑप्शन सी विद्यालय की यूनिफॉर्म। तो 163 का जो करेक्ट ऑप्शन है यह सभी है। 164 विद्यालय भवन के लिए उचित स्थिति का चयन करते समय किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है? तो यहाँ पे जो बातें हैं वह कौन कौन सी हैं? एक तो मिट्टी, धरती स्थल जल और दिशा, इन सभी को ध्यान में रखना आवश्यक है। 165 स्वास्थ्य की दृष्टि से विद्यालय के वातावरण को उपयुक्त बनाने के लिए किन सुविधाओं पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ पे कौन कौन सी सुविधाएं हैं? शुद्ध वायु की व्यवस्था, शुद्ध जल की व्यवस्था, मल मूत्रालयों की उपयुक्त व्यवस्था, और इन सभी की समुचित व्यवस्था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे यह करेक्ट है। 166 दिया गया है, अनुचित आसनों का प्रमुख कारण है। तो अनुचित आसनों का प्रमुख कारण ये किस किस वजह से है? देखिए ऑप्शन ए दिया गया है, खड़े होने तथा बैठने की बुरी आदतें, ऑप्शन बी अनुपयुक्त डेस्क या फर्नीचर, ऑप्शन सी घर का दूषित भौतिक वातावरण। तो यह सभी बातें यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर डी यह करेक्ट हो जाएगा। 167 दिया गया है, अनुचित अनुचित आसनों के उपचार के लिए विद्यालय में कदम उठाए जाने चाहिए। तो वह कदम किस तरह के होने चाहिए? देखिए एक तो बालकों की आवश्यकताओं के अनुकूल उपयुक्त कुर्सी डेस्क आदि प्रदान करना, ऑप्शन बी छात्रों को आवश्यकता अनुसार उपचारात्मक व्यायाम कराना। तो ये दोनों बातें सही हैं, इसलिए जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए और बी हो जाएगा। 168 है, बैठने की स्थिति में उचित आसन होता है। तो उचित आसन कैसा होता है? देखिए कुर्सी पर बैठते समय सिर, पीठ तथा नितंब एक सीध में रहे, ठीक है, जहाँ पे आपको बोला जाता है बिल्कुल सीधे बैठिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वह करेक्ट हो जाएगा। 169 थकान का प्रमुख कारण क्या हो जाता है स्कूल में? शारीरिक आरोग्यता, स्नायु केंद्रों की उपयुक्त मात्रा में ऑक्सीजन न मिलना। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वह करेक्ट है। 170 दिया गया है, विद्यालय में थकान को दूर करने के लिए क्या व्यवस्था की जानी चाहिए? अब
देखिए कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं उनको पढ़ते हैं। एक तो दिया गया है, दो कठिन विषय लगातार न पढ़ाए जाएं। ऑप्शन बी, विद्यालय में दो अवकाशों की व्यवस्था की जाए। विद्यालय के वातावरण से उन परिस्थितियों को दूर किया जाए जो छात्रों में थकान पैदा करने में सहायक है। ठीक है, इसीलिए आपने देखा होगा एक गेम पीरियड भी होता था। ठीक है, जिससे कि आप लोग फ्रेश हों और दोबारा से पढ़ाई में अच्छी तरह से मन लगाकर पढ़ें और थकान दूर हो। 171 शिक्षा आयोग 1964-66 ने शिक्षा को किस नवीन संरचना का सुझाव दिया? तो देखिए, जिस नवीन संरचना का सुझाव दिया था वह थी 10+2+3। और अभी की जो संरचना है वो आपको पता होनी चाहिए और किसके द्वारा वह करी गई, कब लागू हुई। ठीक है, आपको पता होनी चाहिए। 172 दिया गया, 10+2+3 शिक्षा संरचना राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति कब होती है? वो जो नियुक्ति होती है सितंबर 1972 में होती है। ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे जाएंगे। 173 दिया गया है क्या, पुनर्निरीक्षण समिति की स्थापना किसकी अध्यक्षता में हुई थी? तो वह जो अध्यक्षता में हुई थी डॉक्टर ईश्वर भाई पटेल की अध्यक्षता में हुई थी। कौन सी समिति थी? वह समिति थी पुनर्निरीक्षण समिति। अब यहाँ पे दिया गया है 174, राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन 1977 ने किस शिक्षा संरचना का सुझाव दिया? तो सुझाव था 1977 की बात थी। देखिए, उन्होंने 8+4+3 को दिया था। ठीक है, और जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी की है उसने किस पर दिया? मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपको पढ़ देना चाहिए उसको। आप लोग कमेंट करके बताइए, मैं उसको हाईलाइट करता हूँ, नहीं तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। 175, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया? तो जो उन्होंने स्थान दिया था लोकतंत्र को, धर्मनिरपेक्षता को, पर्यावरण का संरक्षण व समिति परिवार का महत्व, तो इन सभी को महत्व दिया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। 176 दिया गया है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब हुआ? एस्टेब्लिशमेंट कब होता है? तो यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, 1985 में। एमएचआरडी मिनिस्टर जिसको एमएचआरडी जिसको बोला जाता है। ठीक है, अब आ जाते हैं 177, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कितने विभाग हैं? ऑप्शन बी 5। 178, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा विभाग के सचिवालय का नेतृत्व कौन करता है? तो शिक्षा सचिव करता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन नंबर 179, विद्यालय शिक्षा के क्षेत्र में भारत सरकार से कौन से संगठन संबद्ध हैं? तो भारत सरकार के कौन कौन से हैं? देखिए, एक तो दिया गया केंद्रीय विद्यालय संगठन एवं नवोदय विद्यालय समिति। फिर दिया गया है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जिसको कि सीबीएसई बोलते हैं। ठीक है, सीबीएसई की फुल फॉर्म क्या होती है ये आपको पता होनी चाहिए। एनसीईआरटी एवं राष्ट्रीय युक्त विद्यालय नई दिल्ली, तो ये सभी इससे संबद्ध होते हैं। 180 बोला गया है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा संस्थान NIAE की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1991 में होती है। 181, प्रशासन की को नीति के रूप में किसने लिया था? तो इन्होंने लिया था प्रोसे ने। ऑप्शन नंबर सी के साथ हम लोग यहाँ पे जाएंगे, प्रोसे। 182, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ था? ये जो हुआ था 1887 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 183, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन का प्रकाशन कराया किसने था? तो कराने वाले साहब थे वुडरो विल्सन। कल भी यह प्रश्न आया था। 184, शिक्षा प्रशासन में शिक्षण तथा सीखने की प्रक्रिया से संबंधित लक्ष्यों एवं नीतियों के विकास को प्रोत्साहित करने वाली सुविधाएं निहित है। यह कथन किसका है? यह जो कथन है कैंपवेल व अन्य का है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है। 185 दिया गया है, शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं? शिक्षा प्रशासन के जो आधार हैं ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे, शैक्षिक उद्देश्य, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 186 दिया गया है, बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं। तो कितनी क्रियाएं हैं? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट है, 5 क्रियाएं हैं। ठीक है। 187, शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है। तो किन चीजों को किया जाता है? नियोजन व संगठन को, निर्देशन, समन्वय व नियंत्रण को, और निर्णयन, रिपोर्टिंग व मूल्यांकन को। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे यह करेक्ट हो जाता है।
188 दिया गया है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा की नवीन संरचना प्रस्तावित की थी, तो कौन सी थी? 11+3 थी, ठीक है। 189, किसी भी शिक्षक को उस समय तक अध्यापन कार्य न सौंपा जाए जब तक कि उसके पास तत्संबंधी प्रमाण पत्र न हो। यह कहाँ उल्लेख हुआ? यह जो हुआ ऑप्शन नंबर ए, सन 1813 का सरकारी जो प्रस्ताव था उसमें। 190 प्रश्न क्या कहता है? शिक्षक मनुष्य का निर्माता है, यह कथन किस विद्वान का है? या जो विद्वान है जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर बी के साथ यहाँ पे जाएंगे। 191 दिया गया है, शिक्षक तब तक सच्ची शिक्षा कदापि नहीं दे सकता जब तक कि वह स्वयं सीख न रहा। एक दीपक दूसरे को तब तक कदापि नहीं जला सकता जब तक कि वह स्वयं न जल रहा हो। यह कथन किसका है? यह है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, ऑप्शन नंबर ए। 192, पर्यवेक्षण की आवश्यकता है क्योंकि देखिए कौन कौन से ऑप्शन हैं। विद्यालय में संचालित होने वाली गतिविधियों का मूल्यांकन करने में मदद देता है। ऑप्शन बी, विद्यालय में कार्यरत अध्यापकों की कार्यकुशलता को बढ़ाने हेतु पर्यवेक्षक जरूरी है। या ऑप्शन सी, समय व संसाधनों का उचित प्रयोग होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 193, इतिहास का वास्तविक निर्माता अध्यापक होता है, यह कथन किसका है? यह है H.C. वेल्स का, ऑप्शन नंबर बी। 194, अध्यापक के मुख्य उत्तरदायित्व हैं, तो मुख्य उत्तरदायित्व कौन कौन से हैं? एक तो है छात्रों को ज्ञानार्जन कराना एवं चरित्र का विकास करना, ऑप्शन ए सही है यहाँ पे। ऑप्शन बी, छात्रों की समस्याओं का समाधान करना। और ऑप्शन सी क्या दिया गया है? उन्हें कुशल सामाजिक नागरिक बनाना एवं नेतृत्व का प्रशिक्षण देना। जो सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाता है। 195 दिया गया है, शिक्षण प्रक्रिया की सफलता अध्यापक उसके ज्ञान व उसकी कुशलता और विशेषकर उसके व्यक्तित्व एवं उसके चारित्रिक गुणों पर आधारित है। यह कथन किसका है? यह है रायबर्न का, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाता है। 196 यहाँ पे फिर से दिया गया है क्या? जिस प्रकार जहाज में कप्तान का प्रमुख स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान मुख्य होता है। प्रधानाध्यापक समस्त संस्था के बहुमुखी विकास के प्रयास में संलग्न रहता है। यह विद्यालय की परंपराओं का निर्धारण करता है, वे समय के साथ परंपराओं को आवश्यक गति प्रदान करता है। यह कथन किसका है? यह भी किसका है? रायबर्न का है, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की स्थापना कब होती है? तो यह हुई है 1979, ऑप्शन नंबर बी। 198 दिया गया, केंद्रीय शैक्षिक टेक्नोलॉजी संस्थान CIET, क्या यह कहाँ है? यह दिल्ली में है। 199, राष्ट्रीय विश्वविद्यालय का कुलपति होता है, वह होता है राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, राज्य विश्वविद्यालय का कुलपति कौन होता है? राज्य का राज्यपाल होता है। और 200 प्रश्न हो गया, शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण उत्तर प्रदेश को कितने मंडलों में विभक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ए ये करेक्ट है या नहीं, ये आप लोग एक बार जरूर देख लीजिए क्योंकि ये किताब है, वहां से मैं आपको ये प्रश्न करा रहा हूँ। 200 MCQ सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिए, इनको आप दोबारा से रिपीट करके देखिए, आपको जो नहीं समझ आए हैं तो दोबारा से आप जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। बाकी के आगे के MCQ हम लोग इनको कंप्लीट कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कुल कितने डीम्ड विश्वविद्यालय हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। मध्य प्रदेश का राज्य का सृजन कब हुआ है? ऑप्शन नंबर बी 1956 में। 203, शिक्षा प्रशासन की दृष्टि से संपूर्ण मध्य प्रदेश को कितने संभागों में बांटा गया है? ऑप्शन नंबर ए 10। 204, 205, 206। अभी देखिए भोपाल MP के बारे में दिया गया है इस किताब में, ये वहाँ से ये सारी चीज़ें ले ली गई। हालांकि इसको पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय कितने शैक्षिक जिले हैं? तो ये करंट के विषय से भी संबंधित है, आप लोग इनको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं विश्वविद्यालय, ये क्वेश्चन नंबर 208 देखते हैं। केंद्रीय सलाहकार मंडल की स्थापना भारत में सर्वप्रथम किस वर्ष हुई थी? तो यह हुई थी ऑप्शन नंबर 1921 में। ए
209 विश्वविद्यालय प्रशासन में सर्वोच्च स्थान है तो किसका है? उपकुलपति का है। 210 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं तो ऑप्शन नंबर ये देखना पड़ेगा कौन है, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 211 जो है, विश्वविद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह कथन किसका है? यह है डीवी का है, ऑप्शन नंबर बी। 212 दिया गया है, विश्वविद्यालय बजट का प्रमुख उद्देश्य है, तो कौन सा प्रमुख उद्देश्य है उसको हम लोग देखते हैं भाई। वह जो है विद्यालय की आय व्यय का संभावित ब्यौरा प्रस्तुत करना। 213 भारत में शिक्षा 3 स्तरों पर संचालित होती है, वह कैसे है? देखिए, एक तो होती है उच्च, फिर प्राथमिक तथा उच्च माध्यमिक तथा प्राथमिक स्तर। ठीक है, ये आपको पता होनी चाहिए। 214 दिया गया है, निम्न में से किस राज्य में सबसे कम स्त्रियों में साक्षरता है? करंट क्वेश्चन है, ये आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, क्योंकि आपके एग्जाम से ये मैं किसी किताब से करा रहा हूँ, आप सभी को पता है, तो वहाँ पे जैसा था मैंने आपको वैसा यहाँ पे बता दिया है, मगर ये आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा। 215 दिया गया है, मुदलियार कमीशन रिपोर्ट 1953 की एक मुख्य संतुष्टि निम्न संबंध में थी क्या? बहुउद्देशीय विद्यालयों से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर ए के साथ यहाँ पे जाएंगे। 216 एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? तो मिनिस्टर से। ऑप्शन 270 क्वेश्चन 270 है, एडमिनिस्ट्रेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो लैटिन भाषा से हुई है। 218 दिया गया है, नौकरशाही सिद्धांत का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? तो मानने वाले हैं वो मैक्स वेबर साहब। 219 प्रशासन की श्रेष्ठता तब मानी जाती है जब सभी मतभेद बातचीत तथा सहयोग से सुलझाए जाते हैं। यह किसका कथन है? यह कथन है पार्कर का, ऑप्शन नंबर सॉरी टेलर का है, ऑप्शन नंबर बी। 220 भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में होता है। आज के वैज्ञानिक एवं तकनीकी युग में शिक्षा ही लोगों की भलाई, सुरक्षा एवं खुशहाली को निश्चित कर सकती है। यह किसका कथन है? यह है कोठारी शिक्षा आयोग का कथन है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। 221 शिक्षा प्रशासन उचित विद्यार्थियों को राज्य के व्यय साधनों की सीमा में रहते हुए उचित अध्यापकों द्वारा उपयोगी वातावरण में उचित शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करता है। किस शिक्षा शास्त्री का कथन है? यह कथन है ऑप्शन नंबर ए ग्राहे वेलफोर का। 222 बी सीयर्स ने शिक्षा की प्रशासनिक प्रक्रिया के कितने आवश्यक तत्व बताए हैं? तो उन्होंने जो तत्व बताए हैं 5 तत्व बताए हैं, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे। 223 शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? तो ग्रिफिथ्स का है, ऑप्शन नंबर बी। 224 टी ग्रेग रसेल ने शिक्षा प्रशासन को बताए शिक्षा अंगों में से कौन सा नहीं है? तो जो है बजट बनाना जो है नहीं है, बाकी सभी कौन कौन से उनको देखिए। एक तो निर्णय लेना, दूसरा संगठन करना और संप्रेषण करना, ये सभी हैं। जो नहीं है वह है बजट बनाना। फिर आ जाता है 225 कक्षा कक्ष में एक कक्षा कक्ष के बाहर किसी सार्थक क्रियाकलाप को संपन्न करने के लिए आवश्यक है, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी योजना बनाना। 226 विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत किस संगठन का समन्वय नहीं होता है? तो वह है ऑप्शन नंबर सी मानवीय संसाधन। 227 विद्यालय में शिक्षण के अलावा बच्चों के विकास हेतु विषय पर ध्यान दिया जाना चाहिए, वह है आपका ऑप्शन नंबर बी अंतर्निहित गुणों एवं शक्तियों का।
ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। 228 कक्ष में बच्चों के लिए फर्नीचर की व्यवस्था की जानी चाहिए उनकी शारीरिक अभिवृद्धि के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। 229 दिया गया है अधिगम प्रबंधन का महत्वपूर्ण पक्ष क्या होता है? प्रशासन होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। 230 मान्यता के अनुसार बच्चों के अधिक नजदीक कौन होते हैं? तो मान्यता के अनुसार माँ होती है। ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाते हैं प्रश्न नंबर 231 विद्यालय एवं समाज एक दूसरे के पूरक होते हैं क्योंकि क्या होता है? विद्यालय एवं समाज में अटूट संबंध है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 232 शिक्षा प्रशासन के कौन से आधार हैं? तो इसमें जो आधार हैं शैक्षिक उद्देश्य मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। 233 बी सीयर्स के अनुसार शिक्षा की प्रशासनिक क्रिया की क्रियाएं हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट है। 234 शिक्षा की प्रशासनिक क्रियाओं में सम्मिलित किया जाता है तो किसको किया जाता है? नियोजन व संगठन। ऑप्शन बी निर्देशन समन्वय व नियंत्रण। ऑप्शन बी सी निर्णयन रिपोर्टिंग व मूल्यांकन। तो यह सभी किए जाते हैं। 235 विद्यालय प्रशासनिक कार्यों को बांटा जाता है। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएंगे प्रशासनिक कार्य व नीति निर्धारण संबंधी कार्य। ऑप्शन नंबर सी जो है यह करेक्ट है। 236 दिया गया है शिक्षा प्रशासन में निर्णयवादी सिद्धांत किस शिक्षा शास्त्री का है? वह है आपका ऑप्शन नंबर सी ग्रिफिथ्स का। किसका है? ग्रिफिथ्स का। 237 नौकरशाही सिद्धांत का पथ प्रदर्शक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर है ए मैक्स वेबर। 238 सिल्बर ने प्रणाली विश्लेषण को प्रदर्शित करने में किन बातों को महत्व दिया था? तो उन्होंने महत्व दिया था ऑप्शन नंबर है डी। क्या ऑप्शन नंबर है डी? ये सभी। तो ये सभी में कौन कौन से हैं? एक तो है विश्लेषण और फिर है संश्लेषण फिर है प्रतिरूप एवं पूर्वाभ्यास। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। 239 दिया गया है प्रणाली विश्लेषण के अंतर्गत किस प्रारूप को समाहित किया गया है? समाहित किया गया है ऑप्शन नंबर है सी प्रशिक्षण मनोविज्ञान का प्रारूप और संप्रेषण नियंत्रण प्रारूप। 240 प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में महत्व दिया गया है तो किस चीज को दिया गया है? कार्य विश्लेषण को दिया गया है और अंतर्निहित प्रशिक्षण अवयव को दिया गया है। 240 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। 241 शिक्षक की क्षमताओं के तत्वों पर आधारित शिक्षण प्रतिमान है तो कैसे अभिमान है? एक तो फ्लोरिडा प्रतिमान है ऑप्शन सी। एक तो मिशिगन प्रतिमान है ऑप्शन बी मिशिगन और ऑप्शन सी जो है सायरा की व्यूज प्रतिमान। ऑप्शन डी यहाँ पे जो आपका करेक्ट है ये सभी है। 242 रॉबर्ट गागने ने प्रशिक्षण मनोविज्ञान का सिद्धांत बताए हैं तो ये सभी बताए हैं। एक बार इनको देखिए कौन कौन से हैं ये। एक है व्यक्ति जिस कार्य को संपादित करता है उसके कार्य विश्लेषण से उसके तत्वों का विभाजन संभव है। ऑप्शन बी तात्विक कार्यों का संपादन अधिगम स्थानांतरण में सहायता प्रदान करता है। ऑप्शन सी तात्विक कार्यों का व्यवस्था अधिगम के लिए आवश्यक परिस्थितियों का निर्माण कराती है। तो 242 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 243 प्रशिक्षण मनोविज्ञान प्रारूप में शिक्षण का केंद्र बिंदु माना गया है। किस चीज को माना गया है? अधिगम को माना गया है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट है। 244 प्रणाली विश्लेषण को क्या कहा जाता है? उसको जो कहा जाता है शिक्षा तकनीकी तृतीय। ऑप्शन नंबर सी। 245 काइबरनेटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई थी? तो वह ग्रीक भाषा की हुई थी। 246 शिक्षण तकनीकी 3 प्रकारों के सम्मिश्रण से बनी है तो कौन है? एक तो है कठोर उपागम उसके बाद है कोमल उपागम फिर प्रणाली विश्लेषण जो है सभी हैं। इससे आप जो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। 247 शिक्षा तकनीकी में 2 शब्द प्रयुक्त होते हैं वो कौन से? एक शिक्षण और दूसरा तकनीकी। तो सही ऑप्शन
ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 248 दिया क्या है, नेतृत्व का व्यवहारवादी सिद्धांत किसकी देन है? यह देन है हेम्फिल की। 249, शिक्षक मानव जाति का कर्ता है, यह किसका कथन है? यह है जॉन एडवर्स का। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने एमसीक्यूज किए हैं, इनको आप देखिए। नेक्स्ट वीडियो में यूनिट 4 आएगा, उसके बाद ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।